दिनांक 16 दिसंबर वर्ष 2020 10वीं कक्षा साइंस 1 का 8वां चैप्टर धातु विज्ञान हम कर रहे थे। 3 वीडियो इस चैप्टर पर बन चुका है और ये चौथा वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। इसके पहले हम अत्यधिक क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है उसका अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी हम देख चुके हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, जस्ता जिसे कहते हैं, आयरन, कॉपर, ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। उसमें जो सबसे निचले सिरे पर जो धातुएं स्थित होती हैं वो सबसे कम क्रियाशील होती हैं, जैसे कि तांबा, लोहा इत्यादि। तो ये जो है कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए ये सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कम क्रियाशील होने की वजह से ये नॉर्मली जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में प्राप्त हो सकती है। उदाहरण सोना, चांदी और प्लैटिनम। मुक्त अवस्था वाले तांबे के भंडार बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं। यानी पहले तांबा भी मुक्त अवस्था में प्राप्त हुआ करता था, लेकिन लोगों ने इतना तांबा निकाला कि अब जो है मुक्त रूप में तांबे का जो भंडार था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब जो है तांबा मुख्यतः उसके सल्फाइड के अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो जैसा हमने चर्चा किया था पहले भी कि सल्फाइड से धातु प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, इसलिए जो सल्फाइड होते हैं उन्हें सबसे पहले उसके ऑक्साइड में रूपांतरित किया जाता है। और इसके पहले भी हम सीख चुके हैं सल्फाइड, जब भी धातु सल्फाइड के रूप में होता है तो भर्जन क्रिया की जाती है उसका ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए। भर्जन क्रिया क्या होती है? अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में जब उसे जलाया जाता है, यानी कि गर्म किया जाता है धातु के सल्फाइड को, तो धातु का सल्फाइड धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ कि जिंक सल्फाइड को अतिरिक्त हवा, अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया तो जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में बदल गया। इसे ही भर्जन क्रिया कहते हैं। इसी तरह कॉपर के सल्फाइड भी जब हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में उसे गर्म किया जाता है, जिसे भर्जन क्रिया कहते हैं। और ये जो कॉपर सल्फाइड है वो कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये कॉपर ऑक्साइड अगले स्टेप में फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ क्रिया करता है और ये जो है कॉपर सल्फाइड जो है वो शुद्ध रूप में तांबा यहाँ पर, कॉपर यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ एक ही स्टेप में कॉपर सल्फाइड जो है कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि मध्यम क्रियाशील में 2 सोपान थे। एक बार धातु के सल्फाइड को उसके ऑक्साइड में रूपांतरित किया गया, फिर किसी अपचायक की सहायता से इसे शुद्ध धातु में परिवर्तित किया गया। तो यहाँ पर ये दूसरा सोपान भी पूरा होता है। पहले सोपान में हमने देखा कि जो खनिज है उसका पहले सोपान में अयस्क का सांद्रीकरण किया जाता है, अयस्क को प्राप्त किया जाता है। और दूसरे सोपान में हमने देखा कि अयस्क में से अत्यधिक क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातुएं और कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अयस्क में से धातुओं का निष्कर्षण जब होता है तो ये धातुएं पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती, इसलिए एक तीसरा सोपान भी करना पड़ता है, धातुओं का शुद्धिकरण। तो ऊपर जिन विधियों का हमने अध्ययन किया, ये अपचयन पद्धति से ये धातुएं प्राप्त की जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं होती, थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। इसलिए उनका फिर से विद्युत अपघटन किया जाता है और विद्युत अपघटन के द्वारा फिर और भी अधिक शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है धातुओं का निष्कर्षण। अब अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, धातु का क्षरण। तब इसमें यहाँ पर पूछा गया कि क्षरण क्या है। तो इसका उत्तर देखिए आपको नीचे ही मिल जाएगा कि कभी कभी जो धातुएं हैं वो हवा की नमी के साथ में या फिर हवा के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में या फिर
या फिर हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करती हैं और जिसके कारण उन पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, या फिर उन धातुओं के कार्बोनेट की, या फिर उन धातुओं के सल्फाइड की, या धातुओं के ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिससे उन धातुओं का विघटन होता है, उसकी जो गुणवत्ता है धातुओं की वो खराब होती है, और इसे ही धातुओं का क्षरण कहते हैं। और इसी क्षरण को हमने ऑब्ज़र्व किया है, निरीक्षण करते हैं हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में भी। जैसे इमारत का जो सरिया है वो बहुत जब पुराना हो जाता है तो उसमें देखिए जंग लग जाता है, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। वो है क्या, वो दरअसल जो जंग है वो आयरन ऑक्साइड है, लोहे के ऑक्साइड की परत उसमें जम जाती है। बहुत समय तक साफ़ ना किए हुए तांबे का बर्तन, तो आप देखो तांबा जो धातु है वो हवा के कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर का कार्बोनेट बनाती है। तो इसलिए बहुत समय तक जो यदि कोई तांबे का बर्तन रखा हुआ होगा तो वो उसमें भी हरे रंग की परत आपको दिखाई देती है। वो कुछ और नहीं बल्कि कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। ऐसे ही चांदी की कोई मूर्ति है, वह बहुत समय तक हवा में यदि हो तो उस पर क्या होता है, हवा की हाइड्रोजन सल्फाइड से वो चांदी क्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड की परत उस पर बन जाती है, जिसके कारण चांदी काली पड़ जाती है। जैसे यहाँ आप उदाहरण में देख सकते हैं चांदी का बर्तन काला पड़ गया है। क्यों काला पड़ गया? क्योंकि इसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है। जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से क्रिया करता है और सिल्वर सल्फाइड का एक परत चढ़ जाती है इस बर्तन के ऊपर। सिल्वर सल्फाइड का रंग काला होता है, इसलिए वो चांदी भी थोड़े समय के बाद काली दिखाई देने लगती है। ऐसे ही कोई चीज़ तांबे की बनी हुई है, कोई तांबे की मूर्ति है, तो तांबा जो है हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और उसकी जो चमक है वो मलिन हो जाती है, चमक कम हो जाती है। इसे पैटिनेशन भी कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं पैटिनेशन क्या होता है। और लोहा है वो हवा की नमी या हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है जो कि लाल और भूरे रंग की होती है। तो इस तरह से ये दैनिक जीवन में क्षरण का उदाहरण हमें अक्सर देखने को मिलता है। ये सोचिए में यहाँ पे पूछा गया, हवा में खुली रखी चांदी की वस्तुओं पर कुछ समय बाद काली और तांबे के बर्तनों पर हरी परत क्यों जमा हो जाती है? तो चांदी की जो वस्तु होती है वो हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में क्रिया करती है। इस पैराग्राफ में देखिए दिया है, जिससे सिल्वर सल्फाइड की एक काले रंग की परत बनती है, जिसके कारण चांदी की वस्तु अगर हवा में खुली रखी जाए तो कुछ समय के बाद काली पड़ जाती है। इसी प्रकार जो तांबे के बर्तन हैं वो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग की परत बनाते हैं, जिसके कारण ये जो तांबे का जो बर्तन है वो उस पर हरी परत जमा हो जाती है। शुद्ध सोना या प्लैटिनम हमेशा चमकदार रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, शुद्ध सोना और प्लैटिनम ये अत्यधिक कम क्रियाशील धातु है। ये जल्दी किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करती, इसलिए इसका ऑक्साइड, इसका सल्फाइड, इसके कार्बोनेट नहीं बनते। ये मुक्त अवस्था में हमेशा अक्सर पाया जाता है। इसलिए शुद्ध सोना या प्लैटिनम का जल्दी क्षरण नहीं होता और इसीलिए हमेशा चमकता रहता है। तो क्षरण क्या होता है आप समझ गए होंगे। अलग अलग धातुओं पर अलग अलग तरह से क्षरण होता है। किसी पर सल्फाइड की परत जमती है, किसी पर कार्बोनेट की परत जमती है, तो किसी पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। अब इस क्षरण का नुकसान क्या होता है ये समझ लेते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए लोहे पर जंग लगना यह प्रमुख समस्या है। आर्थिक नुकसान कैसे होता है आप देखते हैं। बड़ी बड़ी जो इमारतें बनती हैं उसमें लोहे का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े जो पुल बनाए जाते हैं
उसमें भी लोहे का सरिया यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यदि इन लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहा कमज़ोर हो जाता है, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें और पुल ढह जाते हैं, जिससे कभी कभी बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, और जो खर्च हुआ था उस पुल और इमारत के निर्माण करने में, उसका भी नुकसान हो जाता है। इसलिए काफ़ी जान और माल की हानि होती है, यानी आर्थिक नुकसान होती है। इसलिए लोहे का जंग लगना यह प्रमुख समस्या है। यहाँ पर तो मैंने चर्चा किया कि कौन सी धातु पर कौन सी गैस की क्रिया होती है। ये देखिए यहाँ पर एक जंग का सूत्र दिया है, लोहे Fe2O3.H2O। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जंग का रासायनिक सूत्र लिखो, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा कि लोहे पर हवा की आर्द्रता की क्रिया होती है और जंग बनता है। तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती है, कॉपर कार्बोनेट बनता है जो हरे रंग की होती है, जिससे तांबे का जो चमक है मलिन हो जाता है, और इसे पैटिनेशन भी कहते हैं। इसी तरह चांदी जो है वो हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत बनता है, इसलिए चांदी का बर्तन काला हो जाता है। एल्युमिनियम भी हवा के ऑक्सीजन से क्रिया करता है, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण होता है और उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बनती है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड भी काले रंग का ही होता है, इसीलिए जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं वो भी कुछ समय बाद काले पड़ जाते हैं। तो आपने देखा कि क्षरण जो है कितना नुकसानदायक है, धातुओं का विघटन होता है, धातुएं कमज़ोर हो जाती हैं और लोगों की जान भी जा सकती है और इससे काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए क्षरण का प्रतिबंध, क्षरण को रोकना, उस पर प्रतिबंध लगाना ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्षरण को प्रतिबंधित करना, उस पर रोकथाम करना क्यों ज़रूरी है। तो इसका उत्तर यही आएगा कि धातुओं का क्षरण होने से धातुओं का विघटन होता है, धातुएं कमज़ोर होती हैं, जिससे काफ़ी अधिक मात्रा में जान और माल की हानि होने की संभावना होती है। इसीलिए क्षरण प्रतिबंध करना बहुत आवश्यक है। अब ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, घर में जो लोहे की खिड़की या दरवाज़ा है उस पर जंग ना लगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अक्सर निम्नलिखित पद्धतियाँ की जाती हैं। जैसे कि धातु के पृष्ठभाग पर किसी पदार्थ की परत चढ़ाते हैं, जिससे हवा, वाष्प और ऑक्सीजन का धातु से संपर्क रुक जाता है और धातु की जो है वो हवा की भाप या ऑक्सीजन से क्रिया नहीं हो पाती। अब ये परत किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी ऑयल पेंट जो होता है उसकी, कोई तेल हो सकता है, कोई ग्रीस हो सकती है, कोई पॉलिश हो सकती है। तो धातु के ऊपर किसी भी अन्य पदार्थ की परत जब चढ़ा देते हैं तो उस धातु के पृष्ठभाग का जो संपर्क है वो उसका हवा से संपर्क टूट जाता है, इसलिए वो हवा की वाष्प, ऑक्सीजन या हवा की किसी भी गैस से उसकी क्रिया नहीं हो पाती और धातु का क्षरण जो है रुक जाता है, धीमा हो जाता है। धातु के पृष्ठभाग पर रंग, तेल, ग्रीस या वर्निश की परत लगाकर धातु का क्षरण रोकते हैं। उदाहरण, लोहे का क्षरण इस पद्धति से रोका जा सकता है। अब यहाँ प्रश्न पूछा है कि लोहे की वस्तु के पृष्ठभाग पर रंग की परत लगाकर उस वस्तु पर जंग लगने की स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा सकते हैं क्या? क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है क्या कि लोहे के ऊपर कलर लगा दिया जाए और प्रतिबंध ना हो? तो इसका उत्तर है नहीं, यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, यह स्थायी रूप से संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता लोहे को। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कुछ समय तक रंग जो है उस लोहे पर लगा रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई खरोंच आ गई या कोई भी रंग अगर कहीं थोड़े से भी भाग का रंग अगर निकल गया तो वो जो पृष्ठभाग है वो हवा के संपर्क में आएगा और जंग लगने की प्रक्रिया उस रंग के नीचे से शुरू हो जाएगी। ऊपर रंग जो है वो रहेगा, लेकिन रंग के नीचे, कलर के नीचे से जंग लगना शुरू हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कि उस लोहे पर जंग लगना शुरू हो गया है। लोहे के नए पत्रे क्यों चमकते हैं? क्योंकि नए पत्रे जो होते हैं उस पर वो आयरन ऑक्साइड की यानी जंग की परत नहीं चढ़ी हुई होती है, इसलिए वो चमकते हुए दिखाई देते हैं।
एक उपाय ये है कि जो क्षरणकारी धातुएं हैं उस पर अक्षरणकारी धातु की परत लगाकर क्षरण को रोका जा सकता है, और उसकी निम्नलिखित पद्धतियां हैं। क्षरणकारी धातु यानी जो बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती हैं उन्हें क्षरणकारी धातु कहते हैं, और अक्षरणकारी धातु किसे कहते हैं? जो अत्यधिक कम क्रियाशील धातुएं हैं वो अक्सर अक्षरणकारी धातु होती हैं। तो क्षरणकारी धातु पर अगर अक्षरणकारी धातु की परत यदि लगा दी जाए तो फिर क्षरण को रोका जा सकता है, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील धातु पर जब कम क्रियाशील धातु की परत होगी तो कम क्रियाशील धातु तो जल्दी विघटित नहीं होती, क्योंकि ये हवा के किसी भी गैस से क्रिया नहीं करती हैं। तो इस तरह से जो अत्यधिक क्रियाशील यानी कि क्षरणकारी धातु है उसकी सुरक्षा हो पाती है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि लोहे पर यदि जस्ते का विलेपन किया जाए, जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाए तो फिर उससे उस लोहे को रोका जा सकता है क्षरण से। उदाहरण लोहे की चमकदार कीलें, पेपर पिन इत्यादि। अब जस्ता क्या है? ये लोहे की अपेक्षा अधिक धन विद्युत है, अतः इसका क्षरण पहले होता है। कभी कभी बारिश की कालावधि के पश्चात जस्ते की परत निकल जाती है और आंतरिक लोहा हवा के संपर्क में आने के कारण जंग लगने की शुरुआत होती है। तो ये भी स्थायी उपाय तो नहीं है, लेकिन कुछ समय तक लोहे को क्षरण से बचाया जा सकता है, क्योंकि जो जस्ता है वो लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। यानी यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं कि लोहे की अपेक्षा जस्ता अधिक क्रियाशील है, तो लोहे पर जस्ते की परत लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हवा की जो गैसों का प्रभाव है वो पहले जस्ते पर होगा, लोहे पर पहले नहीं होगा, पहले जस्ते पर होगा। तो और जो लोहे की धातु है वो कुछ समय तक सुरक्षित बची रहेगी। अब इसके यहाँ पर देखिए ये स्टेप्स दिए हैं, सोपान दिए हैं कि कैसे लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जैसे कि लोहे की कोई धातु है तो इसे कास्टिक सोडा में साफ़ करते हैं। कैसे साफ़ करते हैं? खलबलाहट के साथ धोना, जैसे कपड़ों को पानी में खलबलाहट के साथ धोया जाता है, वैसे कास्टिक सोडा में सबसे पहले तो लोहे की धातु को साफ़ किया जाता है, फिर उसको वापस डुबा करके रखते हैं, फिर खलबलाहट के साथ धोते हैं, फिर जो प्रवाही विलयन है, बहता हुआ जो विलयन है, उसके साथ में सारे कास्टिक सोडा को अच्छे से धुल देते हैं। तो लोहे में से जो कास्टिक सोडा लगा होगा वो सब पूरी तरह से निकल जाता है, और जब लोहा जो है एकदम साफ़ हो जाता है तो उसे सुखाते हैं। सुखाने के बाद जो पिघला हुआ जस्ता है उसमें उसे डुबाते हैं, जिसके कारण वो जो लोहे की धातु है उस पर जस्ते की परत चढ़ जाती है, और फिर उसको ठंडा करते हैं, क्योंकि पिघला हुआ जस्ता है यानी गर्म है, तो उसे ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद फिर परीक्षण किया जाता है कि कहीं पर कि अच्छी तरह से जस्ते की परत उस लोहे पर अच्छी तरह से उसके पृष्ठभाग पर लगी है या नहीं, कहीं कोई भाग छूटा तो नहीं है। तो इस तरह से लोहे पर जस्ते की परत लगा करके लोहे को कुछ समय तक सुरक्षित किया जा सकता है उसे। फिर धातुओं के क्षरण को रोकने का दूसरा उपाय है टीन की परत चढ़ाना। लेकिन ये टीन की परत किस पे चढ़ाते हैं? ये केवल तांबे पर या फिर पीतल, तांबे या पीतल पर ही टीन की परत चढ़ाई जाती है। ये याद रखना बच्चों कि जस्ते की परत किस पर चढ़ाई जाती है? लोहे पर चढ़ाई जाती है। और टीन की परत किस पर चढ़ाई जाती है? ये तांबा या पीतल पर चढ़ाई जाती है। तांबा और पीतल क्या होता है कि इसका जब क्षरण होता है तो हरे रंग की परत जमा हो जाती है, जो कि एक विषैली परत होती है। ऐसे बर्तन में मट्ठा या कढ़ी या कोई भी खट्टे पदार्थ रखने पर उसका स्वाद बिगड़ जाता है, वो कसैला लगने लग जाता है, क्योंकि वो जो विषैली हरे रंग की परत है वो उस खाद्य पदार्थ में मिलने लग जाती है, मिक्स होने लग जाती है। तो ऐसे में टीन की परत यदि चढ़ाया जाए तांबे या पीतल के बर्तन पर तो उसके क्षरण होने से उसको बचाया जा सकता है, और इसमें जो खाद्य पदार्थ रखते हैं उसे भी सुरक्षित रखा जा सकता है। और इस क्रिया को ही कलई करना भी कहते हैं। कलई करना, तांबे या पीतल के बर्तन में टीन की परत चढ़ाना, इसे ही कहते हैं कलई करना।
और ये क्यों किया जाता है? तांबे या पीतल के बर्तन के क्षरण को रोकने के लिए। क्षरण क्यों रोका जाता है? क्योंकि तांबे या पीतल के बर्तन का जब क्षरण होता है तो हरे रंग की विषैली परत बन जाती है, जो कि खाद्य पदार्थों को खराब कर देती है, उन्हें विषैला कर देती है। और इसीलिए इसे टालने के लिए तांबे और पीतल पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उसका क्षरण रुक जाता है, और इस क्रिया को ही कलई करना कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है धातु के क्षरण को रोकने का धनाग्रीकरण। और ये धनाग्रीकरण किसका किया जाता है? केवल एल्यूमिनियम जैसे धातुओं का ही धनाग्रीकरण किया जाता है। याद रखिएगा, जस्ता का विलेपन किसमें? लोहे पे करते हैं। टीन की परत किस पर चढ़ाई जाती है? तांबे और पीतल के बर्तन पर चढ़ाई जाती है। धनाग्रीकरण किसका किया जाता है? एल्यूमिनियम का किया जाता है। कैसे किया जाता है आइए हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पात्र लिया गया है। उस पात्र की जो दीवारें हैं वो ग्रेफाइट से बनी है और उसे बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ा गया है। यानी ये जो टंकी है इसके आंतरिक दीवारें ऋणाग्र हैं। इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भरा गया है और सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर एल्युमिनियम के कुछ धातुएं डुबाई गई हैं, और इन एल्युमिनियम के धातुओं को देखिए धनाग्र से जोड़ा गया है। बैटरी के जो धनात्मक सिरे हैं उससे जोड़ा गया है। अब होता क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन ऋण आयन होने के वजह से, ऑक्सीजन के जो आयन होते हैं उस पर ऋण आवेश होता है। तो ये ऑक्सीजन ऋण आवेश होने के कारण ये धनाग्र की तरफ आकर्षित होता है। तो धनाग्र पर जो एल्युमिनियम की धातुएं हैं उस पर ये ऑक्सीजन आकर इकट्ठा होता है, जिससे एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और उस एल्युमिनियम के जो धातु है उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। इस एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जब एक बार चढ़ जाती है तो फिर से इस एल्युमिनियम धातु का फिर क्षरण नहीं होता है। तो इस प्रकार एल्युमिनियम के क्षरण को रोकने के लिए एल्युमिनियम का धनाग्रीकरण किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर एल्युमिनियम तो वैसे ही जब एल्युमिनियम का क्षरण होता है तब वो हवा के ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत तो पहले ही बन जाती है। तो बच्चों ऐसा है कि जब वो अपने आप जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनेगी तो वो पूरे पृष्ठभाग पर समान रूप से नहीं बनेगी, कहीं पर अधिक, कहीं पर कम अथवा कहीं पर नहीं भी बनेगी। तो समान रूप से उसका धनाग्रीकरण नहीं होता। लेकिन इस विद्युत विश्लेषण की पद्धति से जब एल्युमिनियम का धनाग्रीकरण करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक समान परत पूरे एल्युमिनियम धातु पर चढ़ जाती है, जिसके कारण वो एल्युमिनियम का क्षरण रुक जाता है। अगला स्टेप है विद्युत विलेपन। इस पद्धति में विद्युत अपघटन द्वारा कम अभिक्रियाशील धातु की अधिक अभिक्रियाशील धातु पर परत चढ़ाई जाती है। ये जो स्टेप है ये इसका पहले का ठीक उल्टा है। जस्ते का विलेपन ठीक उल्टा है। इसमें क्या किया गया था कि अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील धातु पर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाई गई थी। जैसे लोहा ये कम क्रियाशील है, इस पर अधिक क्रियाशील जस्ते की परत चढ़ाई गई थी, ताकि हवा की जो गैस है वो सिर्फ जस्ते को ही प्रभावित कर सके, लोहे को प्रभावित ना करें। और इसका ठीक उल्टा है विद्युत विलेपन। इसमें क्या होता है कि अत्यधिक क्रियाशील धातु के ऊपर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो इससे क्या होता है, ये ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि कम क्रियाशील की धातु की परत है तो उसका खुद का भी क्षरण नहीं होगा, और जो अधिक क्रियाशील धातु अंदर है उसका भी क्षरण नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर ही नहीं पहुँचेगी। तो ये इसमें क्या करते हैं, चांदी विलेपित चम्मच, सोना विलेपित गहने इत्यादि ये विद्युत विलेपन के उदाहरण है। चांदी या सोने की परत चढ़ाई जाती है। तो ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है, लेकिन पहले वाले का ठीक उल्टा है। टीन जस्ते के विलेपन का ठीक उल्टा। फिर आते हैं सम्मिश्रीकरण। सम्मिश्रीकरण में क्या होता है, मिश्र धातु बनाई जाती है।
मिक्स करते हैं, किसी धातु में निश्चित अनुपात में दूसरी धातु या धातु मिलाकर बनने वाले समांगी मिश्रण को सम्मिश्र कहते हैं। तो सम्मिश्र बनाया जाता है, किसी धातु में निश्चित अनुपात में दूसरी धातु या अधातु मिलाते हैं और एक समांगी मिश्रण बनता है जिसको सम्मिश्र कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, ब्रांज बनाते हैं तो उसमें 90% तांबा और 10% टिन मिलाते हैं तो एक सम्मिश्र बनता है जिसे ब्रांज कहते हैं। और ब्रांज से ही पुतले बनते हैं। ब्रांज से बने पुतले धूप और बारिश में सुरक्षित रहते हैं क्योंकि इनका क्षरण नहीं होता बारिश या हवा में। हवा और पानी से दाग ना लगने वाला और जंग ना लगने वाला स्टील जो है वो 74% लोहा और 18% क्रोमियम और 8% कार्बन से बनाया गया सम्मिश्र है। फिर सिक्के बनाने के लिए भी सम्मिश्र बनाए जाते हैं। तो धातु और धातु को एक निश्चित अनुपात में मिक्स करके एक समांगी मिश्रण सम्मिश्र बनाया जाता है। उसके वजह से भी जो नए प्रकार का जो पदार्थ बनता है वो भी क्षरण अवरोधी होता है, उसका क्षरण जल्दी नहीं होता। तो इस प्रकार से भी क्षरण को, धातुओं के क्षरण को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। स्वाध्याय की चर्चा हम बाद में करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के द्वारा अच्छी तरह समझ करके लिखिए। कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।